अब हम बढ़ते हैं उस राज्य की ओर जहां से बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं और वो है केरल। केरल की 20 सीटें और तमिलनाडु की बात करेंगे। सौरभ, पहले तमिलनाडु पुडुचेरी की जहां 40 सीट है, लेकिन बीजेपी का खाता यहां पर 2019 में नहीं खुल पाया था। लेकिन इस बार देखिए ओपिनियन पोल में बीजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं, लेकिन यहां पर लीड डीएमके कर रही है। डीएमके 20 सीटें, एआईएडीएमके 4 सीटें और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है कि 5 सीटें बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रही है, कांग्रेस को 6 और अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही है। सौरभ, ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि 5 सीटें जो 2019 में बीजेपी एक भी नहीं जीत पाई थी, वो 5 सीटों पर। ये चमत्कार से कम नहीं होगा कि बीजेपी को तमिलनाडु में 5 सीटें मिल रही हैं। चमत्कार बीजेपी को जो लोग वहां काम करते हैं या जिनके पास वहां की रिपोर्ट जाती है उनको शायद ना लगे, लेकिन एक नॉर्मल व्यूअर के लिए बीजेपी को तमिलनाडु में 5 सीटें आना ये अपने आप में एक बहुत अप्रत्याशित घटना है और है भी। बीजेपी का वहां पर अभी तक कोई जनाधार नहीं रहा, बीजेपी ने वहां पर कोई सीट नहीं निकाली, पिछले 2019 में शून्य पर थी और हमारा सर्वे कह रहा है कि तमिलनाडु में बीजेपी 5 सीटें जीत सकती है। डीएमके 20, एआईएडीएमके 4, कांग्रेस पार्टी 6 सीटें और अन्य 5। मतलब अब ये इसी से आप अंदाजा लगा लें कि बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल बराबरी पर आकर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, ये हमारा सर्वे कह रहा है। और दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रयास लगातार करते रहे, खासतौर पर तमिलनाडु को लेकर के अपने हर भाषण में तमिलनाडु का जिक्र करना, तमिलनाडु की संस्कृति का जिक्र करना, ये उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। जयललिता का जिक्र प्रधानमंत्री बहुत बार करते हैं और उसका सिला ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी को मिल रहा है। 5 सीटें बीजेपी निकाल सकती है तमिलनाडु के अंदर। ये ऐसा, और यूपी जैसे स्टेट के अंदर अगर 40-50 सीटें मिलना जितनी बड़ी बात होती है, तमिलनाडु में 5 सीटें मिलना भी लगभग वैसी बात है बीजेपी के लिए। भावेश, ये करिश्मा कैसे हो रहा है? देखिए 3-4 वजह है जो आप इसको गौर करने होगी। 2014 में मैं बहुत दिनों से इस बारे में डिस्कस कर, 2014 में बीजेपी का किसी के साथ अलायंस नहीं था, छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलायंस था। तभी बीजेपी वहां पे 4 सीटों पे फाइट में थी, 1 सीट जीती थी, 3 सीटों पर नंबर 2 पार्टी थी, जिसमें 2 सीटें बहुत क्लोज मार्क्स थे, एक कोयम्बटूर और एक पोलाची सीट थी, वेल्लोर सीट थी। बीजेपी 2019 में 5 सीटों पर चुनाव था। इन 4 सीट जो हमने अभी डिस्कस किया, उन 4 सीट पर उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, वहां पे एआईएडीएमके और अदर पार्टी की थी। इन 10 सीटों पे बीजेपी का फोकस बहुत दिनों से है, उसमें 4-5 वजह उसका मैं बताता हूँ। जो कोयम्बटूर सीट है, कन्याकुमारी सीट है, कोयम्बटूर में बहुत ज्यादा हिंदी भाषी लोग रहते हैं, उसका एक असर दिखता जा रहा है। जो कन्याकुमारी, वहां पे एक नादर कम्युनिटी है जिसका जो बेस है लगभग जो बीजेपी की अपनी जो संस्कृति है, जो एक आइडियोलॉजी है, उससे मैच करता है। तीसरा, जो बीजेपी का एक फोकस देखेंगे, जो बीजेपी के जो वहां पे प्रेसिडेंट है अन्नामलाई, वो गोंडर कम्युनिटी से आता है, उसी कम्युनिटी से जो पलानी स्वामी जो वहां के उसी कम्युनिटी से आते हैं, उनका एक अच्छा खासा आधार है। और जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों में एक कैंपेन चलाया हुआ डीएमके के खिलाफ, उस तरह दिख जो एंटी डीएमके वोट है, वो उसमें सबसे ज्यादा बड़ी बेनिफिशियरी बीजेपी बनके उभर रही है। एक बड़े यंग फेस है बीजेपी का, जो जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे मोदी की गारंटी, उसका असर वहां पे दिख रहा है। और बीजेपी का जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, जैसे आप बात कर रहे थे कि तमिलनाडु में द्रविड़न पार्टी, देखिए वहां पे हो क्या रहा है, 2 द्रविड़न पार्टी, इस बार एआईएडीएम के साथ बीजेपी का अलायंस ना होना बीजेपी के लिए एक तरह से बेनिफिशियरी है। मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा बता सकता हूं, बीजेपी के लिए कभी भी द्रविड़न पार्टी के साथ गठबंधन फायदेमंद नहीं रहा। आप देखें 2014 में 4 सीटों पे बीजेपी फाइट में थी, 2019 का डेटा उठा के देखें तो कहीं भी फाइट में नहीं थी, नंबर 2 पे जरूर थी लेकिन फाइट में नहीं थी। उसी तरह 2 द्रविड़न पार्टी जब आपस में भिड़ती है, तो जो एक सर्टेन कम्युनिटी है जिसके मन में रहता है कि वो सनातनी का साथ है, वहां पे बीजेपी को अच्छा खासा बेनिफिशियरी होता है। देखिए अभी हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तो एक तस्वीर आपके सामने लाइव तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तमिलनाडु में ही है। तो लगातार प्रधानमंत्री के दौरे इस वक्त हम देख रहे हैं दक्षिण के राज्यों में चल रहे हैं। सबसे पहले तेलंगाना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, आदिलाबाद में उन्होंने भाषण दिया, सब मोदी परिवार इसका उन्होंने जिक्र किया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में पहुंचे हुए हैं, चेन्नई में इस वक्त प्रधानमंत्री की ये रैली चल रही है। तो लगातार दक्षिण पर जो फोकस है बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरों में दिखाई दे रहा है कि लगातार 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री कई बार दक्षिण जा चुके हैं। खासतौर पर 2019 के बाद ये दौरे लगातार बढ़ रहे हैं और चुनाव के नजदीक आते आते ये दौरे अब इसलिए भी ज्यादा बढ़ गए क्योंकि दक्षिण को लेकर बीजेपी को जो संकेत मिल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी अपनी
अपनी बैठक में कल मंत्रिमंडल में कह चुके हैं कि किस तरीके से दक्षिण से उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और यही वजह है कि दक्षिण के द्वार खोलने के लिए बीजेपी इस वक्त लगातार कोशिश कर रही है कि फोकस किया जाए दक्षिण के राज्यों पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ये रैली कर जिन्होंने दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बीजेपी के लिए इस वक्त जबरदस्त माहौल बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई वो अभी शॉल उड़ा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव, जहां एक सभा में पहुंचे हैं तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 4 सीटें बीजेपी को, जो सीटें बीजेपी जीत रही है उनके नाम में हम बता सकते हैं। 4 सीटें तो कम से कम हमारे पास है, 5वीं मुझे लगता है कि पांचवी पुडुचेरी की सीट है, जो पुडुचेरी अलग है। उसके अलावा पुडुचेरी में वैसे ट्रेडिशनली एनआर कांग्रेस वहां पे चुनाव लड़ती, लेकिन इस बार ये घोषणा हो गया कि बीजेपी वहां पे अपना कैंडिडेट देगी, क्योंकि बीजेपी वहां पे नंबर 2 पार्टी है, तो नंबर 1 जो वहां पे जो सीएम है उनकी पार्टी और बीजेपी, उनका जीतना बहुत आसान है। इसलिए अरब सर, अभी आपने कहा था कि बीजेपी के ऊपर आउटसाइडर टैग लगा हुआ है तमिलनाडु के, मेरे को पता नहीं 5 मेरे को तो अभी भी डाउट लग रहा है, मैं भी रॉन्ग, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को साबित हो सकता हूँ, मगर मेरे को लग रहा है 5 थोड़ा ज्यादा ही है, हाई साइड। कितनी सीटें सर आपको लग रही है? तो 1 या 2 आ जाए बहुत बड़ी बात। मैं आपको सीट बता रहा हूं, आप बताइएगा। नहीं, इन्होंने जो सर्वे में दिखाया है कोयम्बटूर, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी, वेल्लोर और पुडुचेरी। नहीं, देखिए कोयम्बटूर है पालाघाट के बॉर्डर पे, जहाँ पे पालाघाट में भाजपा का स्ट्रांग है, माने थोड़ा सा शायद उसका असर हो सकता है। और दूसरा है कोयम्बटूर तिरुपुर में काफी लोग यहाँ से वहाँ काम करने जाते हैं, टेक्सटाइल मिल्स, ये इसका बेनिफिट हो सकता है। उसके अलावा मेरे को लगता है बहुत मुश्किल। नहीं, उसके अलावा भी मैं कुछ सीटें बता दूं जहां पे बीजेपी बहुत अच्छा फाइट में, एक मदुरई सीट हो गया, चेन्नई की 2 सीटें हैं, उसके बाद एक और सीट है जिसका मैं नाम भूला, लेकिन 4-5 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी अभी भी फाइट में है। हालांकि हम अभी की सर्वे करें जहां पे बीजेपी को एज है, इसलिए हम बता रहे हैं हो सकता है आगे वाले दिनों में बीजेपी और अच्छा कर ले और खराब कर ले। देखो, मेरे को एक ही बीजेपी का एक तरह से फायदा हो सकता है, अगर ये डीएमके एडीएमके का जो लड़ाई है, जो वोट काटेंगे, शायद बिल्कुल वही मैं आपको कह रहा था कि जो उसी में थोड़ा बहुत बीजेपी का फायदा हो सकता है। बिल्कुल, मैं वही बात देखा, 2 डिवीजन पार्टी के बीच में लड़ाई में बीजेपी को फायदा। इसी को लेकर हम हमारे साउथ के ब्यूरो चीफ राघवन से हम जान लेते हैं कि क्या उनको ग्राउंड पर ऐसा लग रहा है कि एआईएडीएमके और डीएमके की लड़ाई में बीजेपी 5 सीटें ले जाएगी। राघवन, 5 सीटें बीजेपी जीत रही है, ये ओपिनियन पोल के मुताबिक 20 सीटें डीएमके और इसके अलावा एआईएडीएमके को भी 4 सीटें मिल रही है। आपको कैसा लग रहा है ये ओपिनियन पोल? कितना सरप्राइजिंग आपके लिए है, या फिर ग्राउंड पर सिचुएशन कैसी आपको लग रहा है कि बीजेपी के खाते में 5 आ सकती हैं? जी देखिए, थोड़ा सा फार फेच लग रहा है, क्योंकि 5 सीटें जीतना अभी भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, वहां पर ऐसा लगता है। लेकिन जो चीजें बीजेपी के लिए प्लस हुई है, मैं आपको बहुत जल्दी उसका जिक्र कर देता हूं। पहली बात, जो नॉर्थ इंडियन पार्टी जिसे कहा जा रहा था, अब तक हमने देखा कि 2014 के इलेक्शंस भी हमने तमिलनाडु में कवर किए थे गोनी का, और जबरदस्त भीड़ प्रधानमंत्री की रैलियों में वहां पर जुटती थी। लेकिन नतीजा जब आया तब सिर्फ एक कन्याकुमारी की सीट बीजेपी निकाल पाई थी। लेकिन उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है। 5% से कुछ ज्यादा वोट परसेंटेज था। 2019 में देखा कि एआईडीएमके के साथ गठबंधन में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी ये उम्मीद की जाती कि बीजेपी, वो गठबंधन जो एनडीए है, वो कम से कम 3 सीटें जीतेगा। लेकिन सिर्फ एक रविंद्रनाथ जो ओपीएस के बेटे हैं, उन्होंने 1 सीट जीती थी, और बीजेपी का खुद का वोट परसेंटेज है वो 3.कुछ% रह गया था, यानी 2014 से 2% और घट गया था। इस बार क्या प्लस है बीजेपी के लिए, वो हम बहुत क्विकली बताते हैं। सबसे बड़ा प्लस, जैसे सौरभ ने जिक्र किया था कि अन्नामलई हैं, उन्होंने एक परसेप्शन कह सकते हैं कि बीजेपी के फेवर में तमिलनाडु में बदला है। जो युवा वोट हैं वो बीजेपी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। उनका जो येन मन येन मक्कल जो यात्रा उन्होंने पूरी 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में निकाली, उसमें कम से कम कह सकते हैं कि बीजेपी का एक्सेप्टेंस लेवल जो है तमिलनाडु में वो बढ़ गया। जो टैग जो था नॉर्थ इंडियन पार्टी, उस टैग से बीजेपी को छुटकारा इस बार मिल जाएगा, ये बहुत साफ नजर आ रहा है तमिलनाडु में। जिन सीटों का जिक्र हमारे जो विशेषज्ञ हैं भावेश वो भी कर रहे थे, कमोबेश ऐसी ही सीटें, जिसमें कोयम्बटूर है, कन्याकुमारी है, चेन्नई सेंट्रल की एक सीट है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है। ये कहा जा रहा है कि वहां से जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनको उतारने की बीजेपी सोच रही है। वहां पर दयानिधि मारन डीएमके के स्ट्रांग लीडर हैं, वो लगातार वहां से एमपी बनते रहे, लेकिन वहां पर एक नॉर्थ इंडियन
वोट बैंक बहुत बड़ा है, साहूकारपेट इलाका है, करीब कहते हैं कि 2-2.5 लाख लोग वहां पर रहते हैं, तो 60-70 हजार वोट वहां पर बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख सकता है। तो ऐसी कई सीटें, एक तेनकासी जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, वहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहां पर एक विदेश से आए हुए IITian जो है वो बीजेपी के पक्ष में वहां पर अप्पावू जो है वो काम कर रहे हैं, और उनका जो कोरोना से लेकर अब तक का अगर हम वहां पर उनकी जो जिस तरह से जमीन में वो काम कर रहे हैं देख रहे हैं, तो बीजेपी के पक्ष में एक जोरदार समर्थन वहां पर मिलता हुआ दिख रहा है। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि वोट शेयर में मल्टीफोल्ड इजाफा हो सकता है, लेकिन सीटों में कितना कन्वर्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। देखिए, अभी जो आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तमिलनाडु की में किसी सभा में आप भीड़ देख रहे हैं, किसी को लगे कि शायद हम यूपी की कोई आप दिखा रहे हो कि भीड़ है किसी प्रधानमंत्री की सभा में। तमिलनाडु में भी इतनी जबरदस्त रैली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। अच्छा, वहां कोई बहुत बड़ा सहयोगी नहीं है, ये दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, या ये डीएमके, दोनों में से किसी के साथ बीजेपी का कोई अलायंस इस बार नहीं है। छोटे दलों के साथ वहां पर वो जाना इस बार बीजेपी जा रही है। अपने दम पर चुनाव लड़ना इस बार तमिलनाडु में क्या बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? अच्छा, एक तो जो भी कोई आपसे कहे कि फारफेच लग रहा है 5 सीटें या मुश्किल है या हैरानी होगी, ऐसे में तुरंत भावेश का कैमरा कट करना चाहिए हमको। बिल्कुल। सौरभ एक तस्वीर भी हम जो देख रहे हैं, मुझे पता है, भगवान राम देखिए की- मुझे पता है, चलो राघवन तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सौम्य से भाषा में जवाब दिया। मुझे पता है सोशल मीडिया पे या बहुत से लोग मुझे गाली भी देंगे इस बातों को लेके, पर मैंने उसका रीजन दिया। मैं अभी भी कहता हूँ बहुत सारी वजह है तमिलनाडु में बीजेपी के अच्छा परफॉर्म करने की। एक और जो बहुत हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दें, कांग्रेस वहां पे 8-9 सीटें जीती थी। कांग्रेस का जो ग्राफ था विधानसभा में देखेंगे, कांग्रेस 49 असेंबली में आगे थी, विधानसभा में घटते हुए 18 पे आ गई थी। तो कांग्रेस का जो गिरता हुआ ग्राफ है उससे भी बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए राघवन जो कह रहे हैं, चूंकि वहां से और नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन 2-3 चीजें हमें देखनी चाहिए। एक तो मैं ये कह रहा हूं कि दक्षिण भारत नेशनल ऑल्टरनेटिव की तलाश कर रहा है। लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीति करते करते दक्षिण के लोग थक गए हैं। तेलंगाना उसका बड़ा उदाहरण है। बीआरएस जिस तरह से साफ हुई है वो अपने आप में बड़ा उदाहरण है। एक और चीज समझिए, जब आप कहते हैं कि द्रविड़ियन राजनीति में जो रहेगा डीएमके उसके साथ ही जाएंगे, ये ठीक बात है। 67 के बाद कांग्रेस ने ऐसा मैदान छोड़ा, रणछोड़ हो गए एकदम से कि वहां कुछ बचा नहीं। लेकिन अब आप देखिए, न तो करुणानिधि है न तो जयललिता है। जो लीडरशिप वैक्यूम था उसको कौन भर रहा है? अन्नामलाई भर रहे हैं। और कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल कैसे खड़ा होता है, 2 ही चीजें होती हैं, या तो सेंटिमेंट उसके पक्ष में हो, या ऐसी लीडरशिप हो जो लोगों का सेंटिमेंट अपनी तरफ खींच ले। जो एन मन एन बक्कल, अपनी भूमि अपने लोग यात्रा है, वो उसको करती हुई दिख रही है। अब सीटें कितनी आएंगी ये कह पाना किसी के लिए भी कठिन है, क्योंकि 3% और 6% की बात है। लेकिन तुरंत त्रिपुरा याद आ जाता है, तुरंत बंगाल याद आ जाता है, जहां 3 से 77 विधानसभा पहुंच जाती है। तुरंत बंगाल की 2 से 18 लोकसभा सीटें पहुंच जाती हैं। तो मुश्किल दिखता है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी तमिल सौराष्ट्र, काशी तमिल संगमम, वो जो प्रयास कर रहे हैं, वो दक्षिण भारत के लोगों को लुभा रहा है। सीटों में कितना बदलेगा ये तो परिणाम बताएगा। विजय जी, देखिए, सबसे बड़ी बात जो कर्नाटक और तेलंगाना में परेशानी थी भारतीय जनता पार्टी को, वो तमिलनाडु में नहीं है। अन्नामलाई बहुत स्ट्रांग लीडर के तौर पर निकल कर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, यंग लीडर हैं, और वो एक तेजी से उन्होंने वहाँ पे ग्राफ बढ़ाया। दूसरा काम उत्तर प्रदेश की तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किया है। उत्तर प्रदेश में था कि जो समाजवादी पार्टी के साथ वोट थे एससी के, और मायावती के साथ जो एसटी वोट थे, जाटव और यादव वोट, उसके अलावा जितने वोट थे उस पर फोकस करके भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जगह बनाई। इसी तरह से यहाँ पर तमिलनाडु में वो जो डीएमके और एआईडीएमके के अलावा जो वोट है, जो सनातन का जिस तरह से लगातार वहाँ पर चलता रहा, विरोध चला है, और विरोध के पहले भी एक अलग था, लेकिन उसके अलावा बहुत बड़ी आबादी है जो हिंदू संस्कृति के साथ, हिंदुत्व के साथ जुड़ी हुई है। तमिलनाडु वो राज्य है जहाँ पर सबसे बड़े मंदिर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के। और प्रधानमंत्री को यदि आप देखें तो तमिलनाडु में उन्होंने जो पूरी दौरे किए हैं, रैली की है, उसमें मंदिरों में ही सबसे ज़्यादा रैली की है। तो वो पूरा का पूरा एक नैरेटिव बदलना, और वो जो वैक्यूम है उस वोटर के लिए जो जगह नहीं थी डीएमके और एआईएडीएमके पार्टी के पास, उस वोटर को वो अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा बदलाव तमिलनाडु में मैं देख रहा हूँ। सीटें कितनी बदलेगी, क्योंकि सीटों को परसेंटेज में बदलना बहुत मुश्किल काम है। 3%, 6% से या 10% पर भी कोई सीट निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है। लेकिन डीएमके, एआईडीएमके का जो बचा हुआ वोट है उसके अलावा, और चेन्नई की सीट मुझे लगा, मैं 1 महीने
विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु में रहा हूं, तो वहां पर अब जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर उस तरह की नाराजगी नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में भी एक रीजनल सेंटिमेंट तो है ही, उसको आप इग्नोर नहीं कर जाहिर सकते। तौर पर लेकिन उस रीजनल फैक्टर को क्या के अन्नामलाई बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि लगातार वो यात्रा वो कर रहे BJP हैं, को लोगों खड़ा के करने घर में घर मदद जा कर रहे रहे हैं, हैं। प्रधानमंत्री बकायदा उनका हमेशा अप्रिसिएशन करते हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि मंच पर प्रधानमंत्री उनके साथ बैठे हैं। वो तो ठीक है, मगर रीजनल एस्पिरेशन जो है वो टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा वीकन होने में। विकल होने में, अलग से सोचना। हम लोग यहाँ अक्सर बात करते थे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के बाद, ऐसा कैसे हो सकता है कि दक्षिण इससे अछूता रह जाए? बहुत सारे वजहों में से एक वजह तो वो भी होगी। तो उसी का नतीजा दिख रहा है ना आपको कुछ। नहीं, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, जैसे ये जो मंदिर का यात्रा वगैरह कर रहे हैं, बट नॉर्थ जैसे उत्तर जैसे जो असर है उतना नहीं है अभी तक। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं पकड़ा जोर जो उत्तर में राम मंदिर का जो जोश है जोर तो उतना पकड़ भी नहीं सकता अचानक से, उतना जोर पकड़े तो 40 में 40 भी आ जाएंगे ना, उत्तर नहीं, प्रदेश की तरह। उतना जोर नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप इसको जरा थोड़ा देखिए ना कि कैसे चीजें। एक तो ये कि जब आप अन्नामलाई की बात करते हैं, जब हम हिंदी पार्टी कहते तो सिर्फ इतना भर नहीं था, वो वहां कहते थे कि हम ब्राह्मणिकल जो सत्ता है, पावर है, उससे लड़ रहे हैं। उसमें उन्होंने कांग्रेस को भी चिन्हित किया, भारतीय जनता पार्टी को भी चिन्हित किया, लेकिन बीजेपी की पूरी लीडरशिप अन्नामलाई सहित वो कौन सी है, वो वहां की पिछड़ी और अनुसूचित जाति से। दूसरा क्या है, जब हमने देखा था जब संसद में सेंगोल की स्थापना हुई, जो अधिनम के जो वहां से संत आए थे, जो पुजारी आए थे, कमाल की बात यह है कि बहुत से लोग टिप्पणी करते हैं उनमें से कोई ब्राह्मण नहीं था, वो सब पिछड़ी जाति की पीठ है जो अधिनम है। तो तमिलनाडु की राजनीति में एक नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की है वो शायद अभी दिख नहीं रही, टाइम लगेगा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जयललिता जी की पार्टी शून्य हो गई, वो वोटर कहां जाएगा? वो स्टालिन की पार्टी को वोट नहीं करने वाला है। उसको अन्नामलाई में अपना नेता दिख रहा है, उसको नरेंद्र मोदी में जो तमिल एस्पिरेशन है, रीजनल एस्पिरेशन है, और सबसे ज्यादा देश में अगर किसी की चर्चा इधर हो रही है तो तमिल एस्पिरेशंस की होती है, और अन्नामलाई को शायद भारतीय जनता पार्टी इसीलिए थोड़ा, जिसको कहते हैं कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन, वो बढ़ावा दे रही है।